नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो है विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल के तहत हम आज महाद्वीपों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि IAS, PCS, RO या और भी कोई भी कंपटीशन हो, वहाँ पे महाद्वीपों से अधिक क्वेश्चन आते हैं। महाद्वीप का अर्थ है जो भी आपकी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है, महाद्वीपों का जो विस्तार है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साथ में वहाँ पे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, झील हैं, आदि चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। तो आज की जो क्लास है वो सामान्यतः महाद्वीपों का जो एक इंट्रोडक्शन होता है वहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके बाद हम एक एक महाद्वीप को हम लोग पूरा डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले महाद्वीप की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ का अर्थ पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों को नहीं सीखेंगे, एक सामान्य सा परिचय करेंगे कि आखिर ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो हमको महाद्वीप से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है, शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जो ये हमारी पृथ्वी थी यह एक आग का गोला हुआ करती थी। ये उस समय आग का गोला थी। यह धीरे धीरे ठंडी हुई। जब यह ठंडी होती है तो देखते हैं यहाँ पे हम कि जो भूगोलवेत्ता हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी शुरुआती दौर में आग का गोला थी और ये जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसकी ऊपरी परत सिकुड़ी और ऊपरी परत सिकुड़ती है और इसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में जाकर जमा होती हैं। ये कहें कि इस पृथ्वी की सतह से एक वायुमंडल का, इसी से निकलने वाली गैसों से वायुमंडल का निर्माण होता है। या इस तरीके से कहें कि जब हमारी पृथ्वी आग का गोला थी तो धीरे धीरे ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो सिकुड़ने से इसके कुछ भाग ऊंचे हो गए और कुछ भाग धंस गए। कुछ समय के बाद इसमें से जो गैसें निकली वो वायुमंडल में जमा होने लगी, यानी कि कुछ दूरी पर इसके गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल नहीं पाई। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अन्य तरह की गैसें थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जलवाष्प का निर्माण की, वो ठंडी हुई और वह धरातल पर धीरे धीरे जमा होने लगी। वे उठे हुए भाग यानी कि जो उठे हुए स्थलखंड थे वहां न जमा होकर गहरे भागों में जमा हुए, जिससे इस पर महासागरों की उत्पत्ति हुई। जब महासागरों की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद इस पर महासागरों में जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। या इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो जब यह ठंडी होती है तो इसमें कुछ भाग उठ जाते हैं, कुछ भाग धंस जाते हैं। और जब कुछ भाग उठते और धंसते हैं उसमें देखा जाए तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्थल खंड का निर्माण होता है और कुछ भाग धंस जाते हैं। तो इसी में से वायु यानी कि गैसें निकलती हैं। वे गैसें आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल वाष्प या जल का निर्माण करते हैं, जो इसी धरातल पर पुनः वापस आ जाती हैं। और जब आ जाती हैं तो जो गहरे भाग थे उसमें वह पानी के रूप में जमा हो जाता है, जिससे महासागर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हम क्रमों को देखें तो सबसे पहले हमारा स्थलमंडल बनता है। इसमें से निकलने वाली जो गैसें हैं उससे वायुमंडल का निर्माण होता है। वायु मंडल का निर्माण होता है और वायुमंडल की गैसें मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलमंडल का निर्माण करते हैं। और जलमंडल में जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो इस पर हम देखते हैं तो जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव
मंडल का निर्माण होता है, अर्थात जीव की उत्पत्ति। इस तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले स्थलखंड बने, स्थलखंडों के बाद वायुमंडल बना, वायुमंडल के बाद जलमंडल बना और फिर उसके बाद जैवमंडल बना। यह एक इसका एक सामान्य सा खाका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये स्थलखंड हमारे बने थे शुरुआती दौर में, तो जब शुरुआती दौर की बात की जाती थी, तो जब वो ठंडी हुए तो महाद्वीप और महासागर बने, तो उस समय अगर देखा जाए तो एक समय आता है, भूगर्भिक काल है, कार्बोनिफेरस काल। तो जब कार्बोनिफेरस काल का अंत समय होता है, तो उस समय देखते हैं कि कार्बोनिफेरस काल के अंत तक जो स्थलखंड थे वो सब एक जगह संगठित थे और उसके चारों तरफ जल भाग था। तो जब यह एक जगह संगठित थे, तो जो आपका यह स्थलखंड था, स्थलखंड, इस स्थलखंड को पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल था, ये देख रहे हैं आप, इसके चारों तरफ ये जल है, तो ये जो जल भाग था, जल भाग, इसे इसे पैंथालासा, पैंथालासा कहा गया। या इस तरीके से हम देखें कि जब कार्बोनिफेरस युग चल रहा था, तो उसके अंत तक ये जो समस्त भूखंड थे, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि समस्त भूखंड एक था और उसके चारों तरफ जल थे। समस्त भूखंड जो स्थलखंड था उसे हम पैंजिया कहते थे और इसके चारों तरफ जो जल भाग था उसे हम पैंथालासा कहते थे। तो इस तरीके से हम देखें कि एक सामान्य सा जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो स्थल और जल है उनके निर्माण की प्रक्रिया चालू हो रही है और पहले इसे क्या कहा जाता था उसको जानती है। अब आइए, ऐसे धीरे धीरे समय बिता और इसके अंत के बाद जुरैसिक काल आता है और जुरैसिक काल में यह जो स्थलखंड है वो दो भागों में टूटता है। उसको इस तरीके से समझते हैं कि जुरैसिक काल में जो ये पैंजिया होता था यह दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटने का अर्थ है कि जो पैंजिया था कुछ हिस्सा उत्तर के तरफ तरफ चला गया और कुछ हिस्सा दक्षिण के तरफ, और बीच में एक विषुवत रेखा को हम समझ सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है जो दोनों को बांटने का काम कर रही है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो पेंजिया था इसका एक भाग उत्तर की तरफ गया, तो इसका नाम रखा गया जो पेंजिया का उत्तरी भाग एक था और पेंजिया का यह दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। यहाँ पे हम देखें कि जो पेंजिया था, तो इस पेंजिया का जो उत्तरी भाग हुआ करता था उसे उस समय लॉरेशिया का नाम दिया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया, लॉरेशिया कहलाया। वहीं पे जो दक्षिणी भाग था इसे हम गोंडवाना लैंड कहने लगे। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इस तरीके से देखें कि जो हमारा पेंजिया था वह दो भागों में टूट जाता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी भाग को हम लॉरेशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इसके बीच में एक नए जो कि पहले जो जल भाग हुआ करता था उसे हम पैंथालासा कहते थे, अब वो दो भागों में टूट जाता है। और जब वो दो भागों में टूटता है तो यहाँ का जो ये जो एक बीच में जल भाग का निर्माण होता है इसे हम कहते थे टेथिस सागर, टेथिस सागर।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो टूटने के बाद जो इसमें एक नए जल भाग का निर्माण हुआ उसे हम टेथिस सागर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जो पेंजिया का उत्तरी भाग है, तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसमें कौन कौन से महाद्वीप हुआ करते थे, तो जो उस समय और आज वही फिर प्लेट टेक्टोनिक के कारण सब अलग हुए हैं। तो देखा जाए तो लॉरेशिया के अंतर्गत हम देखें तो इसमें आता था आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया। तो ये यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप में हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि जो उत्तर का पेंजिया भाग यानी कि जो लॉरेशिया था उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आता है। वहीं पे जब हम दक्षिणी की बात करते हैं, दक्षिणी पेंजिया की, जिसे कि हम गोंडवाना लाइन कहते हैं, इस उस समय देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्षेत्र आपके आते थे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। इस तरीके से देखें तो हमारा जो सबसे प्राचीनतम भारत का भूखंड है वो प्रायद्वीपीय भारत है, और यह इस समय देखा जाए तो वो गोंडवाना लाइन का हिस्सा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की कंडीशन वर्तमान में है, जो कि इस समय भारत उत्तर के तरफ यानी कर्क रेखा के पास दिखाई दे रहा है, वह पहले गोंडवाना लाइन का हिस्सा था, यानी कि वो दक्षिण भाग था। प्लेट टेक्टोनिक के कारण प्लेटें सरकी और जो भारत है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाना शुरू किया, और यूरेशियाई प्लेट यानी कि यूरोप और एशिया की जो प्लेट संयुक्त हुआ करती थी उससे वह जाकर टकराया। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति है। उसे हम लोग डिटेल में जब भारत का भूगोल का क्लास शुरू होगा तो वहाँ पे हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पेंजिया दो भागों में टूट गया है। अब जब ये पेंजिया जब दो भागों में टूट गया है तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चली और जो भारत है वो उत्तर की तरफ गया। तब देखा जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्थल खंड है, कुछ जल भाग है। इसको एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हम दो भागों में बांट सकते हैं पूरे इस पृथ्वी को, एक जल मंडल और एक स्थल मंडल। इससे कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसे अगर देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है और ये जो पॉइंट है कि संपूर्ण भूपटल दो भागों में विभक्त है। तो ये जो संपूर्ण हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, ग्लोब, इसमें कुछ चीज़ों को समझते हैं फिर उसको रिटर्न में समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो पृथ्वी है इस पर देखें तो महाद्वीपीय भाग स्थल भाग है, जल भाग यानी कि महासागर है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो जल भाग है, इस ग्लोब को अगर हम विषुवत रेखा से दो भागों में बांटने की प्रयास करें या बांट देते हैं तो हम देखेंगे कि एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और एक हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो महाद्वीपों की संख्या अधिक है, या ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक हैं। लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध का अर्थ है कि विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जब चलते हैं तो ये पूरा विषुवत रेखा से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर का जो भाग है इसमें स्थलखंड अधिक हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों पे जाते हैं तो ध्रुवों पे देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जल भाग है, यानी कि आर्कटिक महासागर है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्थलखंड अधिक है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन ध्रुवों पे जल भाग अधिक है। किस रूप में? आर्कटिक महासागर के रूप में। उसी तरीके से जब हम
दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, यानी विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें देखें तो जल भाग अधिक है। प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग है, ये सब देखते हैं तो यहाँ पे जल भाग अधिक है, स्थल कम है। लेकिन जब हम ध्रुवों पे जाते हैं, जल भाग होने की वजह से इसे हम जल गोलार्ध कहते हैं। ऊपर स्थल भाग अधिक होने के कारण इसे स्थल गोलार्ध कहते हैं। लेकिन दक्षिण की तरफ जल भाग अधिक है, फिर भी ध्रुवों के पास जब जाते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यानी कि यहाँ पर स्थल भाग अधिक है। देखिए कैसी अच्छी बात है, यहाँ पे स्थल अधिक है अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में, यहाँ पे जल भाग अधिक है आर्कटिक महासागर के रूप में। इसी पॉइंट को हम लोग अगर नोट्स के रूप में समझें तो और स्थायी हमारे दिमाग में बैठेगा। कैसे? इसको अगर देखा जाए तो जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बांटी जा रही है, तो जो जलमंडल है, अगर हम देखें तो जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जल है, तो देखें तो यहाँ पे 70.8% भाग पर जल है। वहीं पे अगर हम स्थल की बात करें तो ये है आपका 29.2%, यानी कि पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो 70.8% भाग पर जल है और 29.2 भाग पर स्थल है। सॉरी। अब वहां पे एक पॉइंट और निकलता है यहाँ से कि जलमंडल है, तो यहाँ पे हम जो जल के महाखंड हैं, यानी कि जल के महाखंडों को हम महासागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। वहीं पे थल के खंड हैं, थल के महाखंड हैं, तो थल के महाखंडों को हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया है कि जो हमारी पृथ्वी है तो विषुवत रेखा से दो भागों में बटी है, विषुवत रेखा से दो भागों में बटी है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक हैं, इसलिए इस उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है तो जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि जो जलमंडल है तो हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम महासागर है, इसलिए महासागर हैं, इसलिए हम इसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीप है। वो महाद्वीप किस रूप में है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो महाद्वीप है वो है आपका अंटार्कटिका। यहाँ पे लिख सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी पॉइंट निकाल सकते हैं। वो ये पॉइंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम महासागर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम या अधिकतर महाद्वीप हैं, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध को
उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, स्थल गोलार्ध। लेकिन वहीं पे देखा जाए, यहाँ पे कह सकते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, ध्रुवों के पास, वहां पे महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। लेकिन ध्रुवों पर जल अधिक है, किस रूप में? आर्कटिक महासागर के रूप में। आर्कटिक महासागर के रूप में। इस तरीके से देखें तो जो संपूर्ण भूपटल है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो पृथ्वी के भू आकृति है उसमें मुख्य रूप से कौन से उच्चावच है। यहाँ पे देखें कि पृथ्वी पर उच्चावच यानी कि जो पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर हैं, उनको अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब यह धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उस समय शुरुआत में प्रथम श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ था। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हुए थे उसमें किसको रखते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में हमारा थे महाद्वीप व महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई थी, शुरुआती दौर में हुए थे, तो इसलिए इन्हें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन है, तो महाद्वीप व महासागर पर ही जो कुछ आप पर्वत, पठार देखते हैं वे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की श्रेणी में आते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं उसमें किसको रखते हैं, तो वहाँ पे हम पर्वत, पठार, मैदान, गर्त और कटक को रखते हैं। वहीं पे हमारा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अगर हम देखें कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हम किसे रखते हैं, तो यहाँ पे देखें तो जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ आती हैं, पहाड़ियाँ, जलोढ़ पंख, घाटियाँ, रेत का टीला, रेत का टीला और डेल्टा आदि चीजें आते हैं। इस तरीके से देखें तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच हैं उनमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं और तृतीय श्रेणी के। लेकिन एक प्रश्न वो बनता है कि आखिर जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है। अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो एक एक पॉइंट और यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। निर्माण, अगर हम देखें कि जो महाद्वीप और महासागर है इसकी उत्पत्ति की बात की जाए, यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आपने अभी अभी देखा कि शुरुआती दौर में जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी तो उस समय यह ठंडी हुई। तो जब ठंडी हुई तो उसी समय महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप, पृथ्वी के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। वहीं पे यदि हम देखें कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण कैसे होता है, तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं
यह ठंडा होने से हुआ, लेकिन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण द्वितीय श्रेणी का निर्माण होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेटों का सरकना। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच बनते हैं वह पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जैसे उन शक्तियों को अगर देखें हम कि वे कौन कौन सी शक्तियां हैं, अगर देखा जाए तो जैसे हम कह सकते हैं भूकंप, भूकंप के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। वहीं पे देखें तो आंतरिक प्लेटों के सरकने, तो आंतरिक प्लेटों के सरकने के कारण इसका निर्माण होता है। वहीं पे अगर बात की जाए कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण कैसे होता है, तो तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वे जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं या प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इस पर पृथ्वी के जो बाह्य कारक होते हैं उनके कारण अपक्षय और अपर्दन से तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण में हम कह सकते हैं कि बाह्य शक्तियों बाह्य बाह्य शक्तियों कौन कौन शक्तियां, अपक्षय, अपर्दन क्रिया द्वारा यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि अपक्षय और अपर्दन की क्रिया कौन सी ऐसी शक्तियां करती हैं। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर नदियां बहती हैं तो वह काटने का काम करती हैं, अपक्षय का काम करती हैं और अपर्दन का भी काम करती हैं। ठीक उसी तरह से ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो भी वो अपक्षय और अपर्दन का कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम किनको रखते हैं, यहाँ पे देखें तो जैसे कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को रखेंगे। तो कह सकते हैं बहता हुआ जल, अर्थात उसे हम नदी कहते हैं। पवन, ग्लेशियर, अधोभौमिक जल, अधोभौमिक जल आदि। देखें सागरीय तरंगों को भी इसमें हम रख सकते हैं। इस तरीके से हम देखें तो पृथ्वी के भू-आकृतियों के मुख्य रूप से ये उच्चावच होते हैं और इनसे कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट के तहत हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि जो महाद्वीप हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम में आते हैं और उनमें मुख्य रूप से देश कौन-कौन से हैं, या ये कहें कि जो महाद्वीप हैं मुख्य रूप से उनसे संबंधित सामान्य चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि हमको प्रत्येक महाद्वीप को अलग-अलग सीखना है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो महाद्वीप है ये आप देखें तो ये जो आपका महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप यदि हम देखें कि जितने भी ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं वहीं पे आपका यहाँ पे है एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप।
अगर हम प्रतिशत की बात करें कि जो ये महाद्वीप हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कभी-कभी महाद्वीपों को क्रम से रखने की बात करता है एग्जाम में। तो एशिया महाद्वीप को देखा जाए तो पूरे इस विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है और यदि इसे देखा जाए तो विश्व के कुल महाद्वीपों में देखा जाए तो ये कितना प्रतिशत अपने आप को कवर किया हुआ है, तो ये है 29.5%, यानी कि कुल महाद्वीपों का यह 29.5% है और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर महाद्वीप आता है वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप और ये है 20%। वहीं पे देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका है जो कि 16.3% है। इसके बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो कुल महाद्वीपों का जो कवर किया हुआ है ये है 11.8%। इसके बाद हम देखते हैं तो जो अगला नंबर है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप का और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये है हमारा कवर किया हुआ 9.6%। इसके बाद यूरोप महाद्वीप आता है तो यूरोप महाद्वीप 6.5% क्षेत्रफल कवर किया है। वहीं पर सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि यह 5.2% कवर किया है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं क्रम से, तो सबसे पहले देखें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरीके से जो 7 महाद्वीप हैं इनको हम क्रम से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं कि जो महाद्वीप है उनको आरोही क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहीं पे एक प्रश्न और बनता है कभी कभी कि जो महाद्वीप हैं इनमें देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि देश कितने हैं। तो अगर हम देखें लगभग ये देखने का प्रयास करें कि इन महाद्वीपों में कुल देश कितने हैं, तो जैसे कि अगर आप एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे लगभग इसमें 50 देश आते हैं। वहीं पे आप देखें अफ्रीका महाद्वीप तो यहाँ पे 54 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की यदि हम बात करें तो इसमें हम 29 देश हैं। 29 देश 29 देश। वहीं पर दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यहाँ पे देशों का अभाव है, महाद्वीप है, बर्फ से ढका हुआ यह पूरा स्थलखंड यानी कि महाद्वीप है लेकिन यह बर्फ का बना हुआ है, यहाँ पे कोई देश नहीं है। तो यहाँ पे हम देशों की संख्या शून्य मानते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र खुले हुए लगभग 1000-1500 लोग रहते हैं लेकिन वो अनुसंधान केंद्र यानी कि शोधकर्ता लोग रहते हैं लेकिन कोई आम आदमी वहाँ पे निवास नहीं करता है और ना ही वहाँ पे कोई देश है। इसके बाद देखें कि जो यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर देखा जाए तो लगभग इसमें 51 देश हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे कुल 54 देश हैं। जब हम देशों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक सामान्य सा परिचय, चूंकि हमको महाद्वीप आगे डिटेल में पढ़ना है तो एक सामान्य सा परिचय ये भी ले लेते हैं कि इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे यदि हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में इस तरह से एक श्रृंखला है, वहीं पे दक्षिणी अमेरिका में भी श्रृंखला है, यहाँ पर एक श्रृंखला। यदि हम श्रृंखलाओं की बात करें तो जो यह उत्तरी अमेरिका की श्रृंखला है इसे हम कहते हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, ठीक है। रॉकी पर्वत यहाँ पे देश में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे 54 देश न होकर 14 देश हैं, इसे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे
14 देश हैं। देखिए ये है रॉकी पर्वत। वहीं पे अगर देखा जाए तो यह जो श्रेणी है ये है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत है। ये है आपका एंडीज श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी है। वहीं पे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक आल्पस पर्वत श्रेणी है। आल्पस आल्पस पर्वत श्रेणी है। वहीं पे कुछ पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखें। ये जो पर्वत श्रेणी यहाँ पे जो कि यूरोप और एशिया को बांटने का काम करती है, यहाँ पे एक श्रेणी है जिसे कहते हैं यूराल। यूराल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये हिमालय श्रेणी है। वहीं पे एक मुख्य श्रेणी यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत श्रेणी है जिसको कि हम ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इस तरीके से हम देखें तो जो हमारे महाद्वीप हैं, ये कुछ महाद्वीपों में देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं प्रमुख, या ये कहें कि कुल महाद्वीपों की संख्या हमारी 7 है। एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की बात हम लोग बाद में करेंगे। आधिकारिक तौर पर अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो 7 महाद्वीप हैं उनको देखा गया। इस बार देखा जाए तो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि क्षेत्रफल के हिसाब से इनको हमको याद करना है कि कौन से क्रम पे आते हैं, वहाँ पे कौन कौन से देश हैं और कुछ पर्वत श्रेणियाँ। जब हम लोग डिटेल में एक एक महाद्वीप को देखेंगे तो और काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो महाद्वीप हैं उनसे कुछ फैक्ट हमसे पूछे जाते हैं। वे फैक्ट कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो कभी कभी इनसे सामान्य क्वेश्चन आता है कि जो समुद्री कुछ यात्री थे किस देश के रहने वाले और उन्होंने किस देश की खोज की। तो इसमें हम देखें तो वास्को डी गामा है जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे और इनको भारत की खोज करने का श्रेय जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत पहले से नहीं है, भारत पहले से है, लेकिन वास्को डी गामा पहले व्यापारी आए, यहाँ पे व्यापार का कार्य किया और भारत को पूरे विश्व में यहाँ के जो भी मसाले या जो भी व्यापारिक संसाधन थे उसकी वजह से पहचान दिलाई। वहीं पे हम देखें क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन के रहने वाले थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान हॉलैंड के थे। वान डीमंस लैंड यानी न्यूजीलैंड की। और बार्थोलोम्यू डियास जो कि पुर्तगाल के थे, उत्तमासा अंतरिप या तूफानी अंतरिप की खोज की थी। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट यदि हम फैक्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीप। अगर हम देखें, द्वीप वो होता है जिसके चारों ओर जल हो, अर्थात वह स्थलखंड जिसके चारों ओर जल भाग हो उसे हम द्वीप कहते हैं। उसमें अगर देखें तो सबसे 5 बड़े यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन। यहाँ पर आप देखें तो ये है आपका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो है वो है वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर में। मुझे प्रमुख रूप से ये याद करना है कि जो क्रम है वो क्रम कौन सा है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, मेडागास्कर और बैफिन। आइए इसका देखते हैं विश्व के 5 सबसे बड़े मरुस्थल कौन कौन से हैं। अगर विश्व के 5 बड़े मरुस्थलों की बात की जाए तो पहला है सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, रब अल खली मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। कौन सी
5 विश्व की सबसे बड़ी झीलें हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर, जो कि कजाकिस्तान और रूस में पड़ती है। उसके बाद है सुपीरियर झील, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, यानी कि दोनों देश में है। विक्टोरिया युगांडा, केन्या और तंजानिया में है। वहीं पे ह्यूरन झील यूएसए और कनाडा के बीच में है, और मिशिगन जो है यह है यूएसए में है। जब हम लोग उत्तरी अमेरिका को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको और अच्छी तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है विश्व के 5 सबसे ऊंचे पर्वत। यदि हम विश्व के 5 ऊंचे पर्वतों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, K2 यानी गार्डविन आस्टीन। उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, जो ओयू। नेक्स्ट है विश्व के 5 सबसे गहरे गर्त। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जो विश्व के 5 सबसे गहरे गर्त हैं वो है मारियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में। कुरिल कमचटका गर्त, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि गर्तों का क्रम, या कभी कभी पूछता है कि कौन सा गर्त किस महासागर में है। तो मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में, टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में, कुरिल कमचटका गर्त प्रशांत महासागर में, फिलिपियन गर्त प्रशांत महासागर, और कर्माडेक गर्त भी आपका प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर जो गहराई है वो मीटर में है। वहीं पे नेक्स्ट फैक्ट हमारा यह है कि जलप्रपात, विश्व में कुछ बड़े जलप्रपात हैं या ऊंचे जलप्रपात। तो वे कौन कौन से जलप्रपात हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके जलप्रपात हैं, कहाँ पे स्थित है और किस नदी पर है। जैसे एंजल जलप्रपात, ये जो एंजल जलप्रपात है ये वेनेजुएला में पाया जाता है और यह कोरोनी नदी पर है। क्वेश्चन तो यहाँ से फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं और इसे आपको रटना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है, रटना है। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, तुगेला नदी पर। उट्टीगोड नॉर्वे में है, जो स्टेडल ग्लेशियर से निकलता है। मोंगे जलप्रपात नॉर्वे में है और ये मोंगे नदी से है, नदी पर है। और मुतारोजी जिम्बाब्वे में है, मुतारोजी नदी पर। इस तरीके से देखा गया कि यह विश्व के कुछ प्रमुख ऊंचे जल प्रपात हैं। आइए अंत में हम लोग कुछ नदियों को देख लेते हैं कि विश्व की कौन सी नदियां हैं जो कि बड़ी हैं। तो विश्व की 5 सबसे लंबी नदी में पहली नदी है नील नदी, यह अफ्रीका में है, जिसकी लंबाई है 6,695 मीटर। वहीं पर दूसरे नंबर पर है अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका की। यांगटीसी-क्यांग चीन में है। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में। ओब इरटिस नदी जो है वह है रूसी संघ में। इस तरीके से यदि हम देखें तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीखने का प्रयास किया कि जो महाद्वीप हैं हमारे यहाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने पृथ्वी जब पूरा स्थलखंड एक हुआ करता था वो किस नाम से जाना जाता था, उसके बाद 2 भागों में टूटा, उसको हम लोगों ने सीखा। यहाँ पे संपूर्ण भूपटल को 2 भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो पृथ्वी के भूआकृति हैं वो कितने प्रकार के वर्गों में बांटी जाती है, यानी कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। वहीं पे महाद्वीपों के बारे में सीखा हमने क्षेत्रफल के आधार पे, वहाँ पे कौन कौन से देश हैं और मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियाँ। वहीं पे कुछ तथ्यों के आधार पे हम लोगों ने इन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम लोग एक महाद्वीप को शुरुआत करेंगे और उससे संबंधित जितने तरीके के महत्वपूर्ण तथ्य और कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।